गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए थर्ड ईयर एग्ज़ाम हिस्ट्री का एग्ज़ाम है जिसका पेपर कोड HI06 हिस्ट्री का एग्ज़ाम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1950 आधुनिक विश्व का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास हिस्ट्री। पेपर कोड है HI06 जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए। पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए तो उत्तर है पुनर्जागरण जिसे अंग्रेजी में रिसेंशन कहा जाता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में एक सांस्कृतिक, कलात्मक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्जन्म का काल था। यह मध्य युग के बाद समय था जिसमें शास्त्रीय दर्शन, साहित्य और कला को पुनर्खोज को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण के कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में नए विचारों, खोजों का जन्म दिया जिसे आधुनिक समाज की नींव रखी। लुथरवाद क्या है? लुथरवाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मुख्य शाखा है जो मार्टिन लूथर के धर्मशास्त्र पर आधारित है। लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार की मांग की है जिसके कारण प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू किया है। लूथरवाद केवल शास्त्र, केवल विश्वास, केवल अनुग्रह के सिद्धांत पर जोर देता है जो बताता है कि बाइबल आस्था का अंतिम अधिकार है। वास्तल के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर वास्तल एक फ्रांसीसी किला था जो 14 जुलाई 1799 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पेरिस में जनता द्वारा हमला किया गया। यह किला शाही सत्ता और दमन का प्रतीक था और इस पर हमला करना फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण क्षण था। आज बस्तिल दिवस 14 जुलाई फ्रांस में एक राष्ट्रीय अवकाश था जो क्रांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे क्या हैं? फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा है लिबर्टी, इगलिटी, फ्रेटर्निटी जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है कैंटिनेंटल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। कैंटिनेंटल व्यवस्था जिसे महाद्वीपीय नाकाबंदी भी कहा जाता है नेपोलियन युद्धों के दौरान 1866-1814 तक नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शुरू की गई है। ये आर्थिक नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन को यूरोपीय महाद्वीप के साथ व्यापार से वंचित करके उसे कमजोर करना था। इसकी परिभाषा है कैंटिनेंटल व्यवस्था नेपोलियन द्वारा 1806 में शुरू की गई एक आर्थिक नाकाबंदी थी। इस नीति के तहत ब्रिटेन और उसके सहयोगी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। नेपोलियन का मानना था कि नाकाबंदी से ब्रिटेन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर को पुस्तक का नाम बताइए। हिटलर की पुस्तक का नाम बताइए। हिटलर की पुस्तक का नाम बताइए, क्या नाम था? तो उत्तर हिटलर की पुस्तक का नाम मेन कैम्प थे जिसका हिंदी में अर्थ था मेरा संघर्ष। इस पुस्तक में हिटलर ने अपने जीवन की कहानी, विचारधारा और भविष्य की योजना के बारे में विस्तार से लिखा। यह पुस्तक उन जीव के 8 महीनों के दौरान जेल में लिखी हुई थी जब उन्होंने 1923 के असफल तख्तियापटल के बाद जेल में समय बिताया। मेन कैम्प नाजी पार्टी के विचारधारा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें हिटलर के राष्ट्रवादी, नस्लवादी विचारों का विस्तार से वर्णन किया गया।
अगला क्वेश्चन है बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। तो बर्लिन की संधि 13 जुलाई 1878 को हस्ताक्षर हुए। एक ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार यह संधि 1877 से 78 के रूस तुर्की युद्ध के बाद प्रमुख यूरोपीय शक्ति के बीच हुई। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेरी क्या है। कार्बोनेरी क्या है। तो कार्बोनेरी 19वीं सदी के शुरुआत में इटली में सक्रिय ग्रुप क्रांति का संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य इटली में विदेशी प्रभाव को कम करना और एक एकीकृत उदारवादी इटली की स्थापना करना। यह संगठन छोटे छोटे गुप्त समूह में बांटा हुआ था। इस सदस्य अक्सर पादरी विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदरी प्रलय लिखिए। दीदरी प्रलय लिखिए। तो तरह दीदरी 52 सालों के थे और उनके बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वे दे देने के असमर्थ थे। अपनी कमजोरी के बावजूद देदिरों का नाम काफ़ी मशहूर था, क्योंकि उस समय के सबसे व्यापक विश्वकोशों में से एक एनसाइक्लोपीडी के संस्थापक और लेखक थे। विल्सन के 14 सिद्धांत कौन कौन थे। विल्सन के 14 सिद्धांत कौन से थे। तो विल्सन के 14 सिद्धांत जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन 8 जनवरी 1918 को कांग्रेस के समक्ष ये भाषण में प्रस्तुत किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने और भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए यह एक योजना थी। यह सिद्धांत जो बिना जीत के शांति के दर्शन पर आधारित थे। में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विवादों को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को बढ़ावा देना, दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। प्रयोजन मूलक हिंदी जिसे कामकाज हिंदी भी कहा जाता है, हिंदी का वह रूप है जो विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग होता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग है, क्योंकि इसका उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य का प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाता है। जिस भाषा का उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उस प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन और भाषा प्रयोग बदलता रहता है। व्यवहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजन हिंदी, प्रयोगपूर्वक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी, प्रयोगपरक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी भाषा का विशिष्ट रूप है। इसका उपयोग किसी भी विशेष प्रयोजन उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। युद्धोत्तर विश्व के पुनर्निर्माण के लिए दिशा निर्देश के रूप में तैयार किए गए बिंदु में राष्ट्रों विदेश नीति के संचालन के बारे में विल्सन के विचार शामिल थे। जिसमें समुद्र की स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अवधारणा शामिल थी। 1905 के रूस जापान युद्ध के परिणाम की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है 1905 के रूस जापान युद्ध के परिणाम निम्नलिखित है। युद्ध के परिणाम पोर्ट्समाउथ की संधि। युद्ध के बाद रूस और जापान के बीच पोर्ट्समाउथ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत रूस ने जापान को कोरिया में प्राथमिकता देने और पोर्ट आर्थर तथा अन्य क्षेत्रों को जापान को सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की। जापान की विजय। जापान ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसे उसकी गणना विश्व की प्रमुख शक्तियों में होने लगी। जापान की इस जीत ने ऐसे देशों को प्रेरित किया जिन्हें पश्चिमी शक्तियों के सामने खड़ा होने का एहसास किया। रूस की हार उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति
को कमज़ोर कर दिया, जिससे रूस में आंतरिक अशांति क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई, जो 1905 की क्रांति में परिणाम हुए। पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन बदल गया। जापान में अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया जबकि रूस का प्रभाव कम हो गया। अमेरिकी मध्यस्थता। युद्ध को समाप्त करने में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की मध्यस्थता महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने पोर्ट्समाउथ की संधि के लिए बातचीत की मध्यस्थता की। इन परिणाम में यह स्पष्ट हुआ 1905 का रूस जापान युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने विश्व शक्ति संतुलन में बदल दिया। जापान एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है लियोनार्डो द विंची पर लेख लिखिए। लियोनार्डो द विंची एक महान इतालवी कलाकार, आविष्कार, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक थे। वे पुनर्जागरण काल के सबसे प्रभावी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उनकी विशेषता है चित्रकला। लियोनार्डो द विंची एक महान चित्रकार थे। उन्होंने मोनालिसा, द लास्ट सुपर जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई। आविष्कार है इंजीनियरिंग। लियोनार्डो दा विंची एक आविष्कारक और इंजीनियर भी थे, जिन्होंने उड़ने वाली मशीनों, टैंकों और अन्य उपकरण के डिजाइन तैयार किए। विज्ञान और गणित। लियोनार्डो दा विंची एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जिन्होंने मानव शरीर की संरचना और गति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उनके महत्व। पुनर्जागरण काल का प्रतिनिधित्व। लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल के प्रमुख प्रतिनिधि थे, जिसने काल विज्ञान संस्कृति ने नए आयाम जोड़े। नवाचार, रचनात्मक। लियोनार्डो दा विंची नवाचार, रचनात्मक उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बनाया, जिसने कला विज्ञान क्षेत्रों में नए मानक स्थापित किए। लियोनार्डो दा विंची विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि उनकी रचनाएं दुनिया पर प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन विधि की व्याख्या कीजिए। नेपोलियन संहिता, जैसे कोड नेपोलियन भी कहा जाता है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित फ्रांसीसी नागरिकता संहिता थी। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज था, जिसने न केवल फ्रांस में बल्कि दुनिया भर में नागरिक कानून की व्यवस्था को प्रभावित किया। नेपोलियन संहिता की मुख्य बातें। कानून के समक्ष समानता। इसने जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। सभी नागरिकों के लिए कानून में समक्ष समानता स्थापित की। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। उस समय एक महत्वपूर्ण बदलाव था। धर्म की स्वतंत्रता अनुमति दी गई, जो क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण कदम था। सिविल सेवा। एक सिविल सेवा प्रणाली की स्थापना की गई, जहाँ सरकारी नौकरी सबसे योग्य लोगों की दी जाती। पितृसत्तात्मक संहिता के पति को घर का शासन बनाकर पितृसत्तात्मक शक्ति को मजबूत किया। तलाक की अवधारणा को पेश किया, जो कैथोलिक चर्च के प्रभाव के कारण फ्रांस में की गई अवधारणा थी। अन्य कानून। संहिता के बाद 1806 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1807 में वाणिज्य संहिता, 1808 में आपराधिक संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता 1810 में दंड संहिता में बनाई गई हैं। नेपोलियन संहिता का प्रभाव। नागरिक कानून का आधार। यह संहिता दुनिया भर में कई देशों के नागरिक कानून के आधार बनी। फ्रांस में कानून का एकीकरण। इसने फ्रांस में विभिन्न प्रकार के कानूनों के एकीकृत, सरल और युक्ति संगत बनाया। क्रांतिकारी लाभों का समेकन। इसने क्रांति के कुछ बुनियादी लाभों को समेकित
किया, जैसे कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, सामंतवाद का उन्मूलन। आगे इटली के एकीकरण का काबुल में योगदान पर एक लेख लिखिए। इटली के एकीकरण में काबुल के योगदान पर लेख लिखिए। तो उत्तर है इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो बेंसो डी काबूल का बहुत बड़ा योगदान था। वे एक कुशल राजनीतिक कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने इटली को एकजुट करने के लिए कई राजनीतिक कदम उठाए, जिन्होंने न केवल पीडमोंट सार्डिनिया को मजबूत किया बल्कि यूरोपीय शक्ति के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करके इटली के एकीकरण के लिए अनुकूल माहौल बनाया। काबूल का जन्म 1810 में टुरिन में हुआ। 1852 में पीडमोंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बने। उनका मानना था कि इटली का एक मजबूत आधुनिक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कूटनीति और राजनीतिक कौशल का उपयोग करना आवश्यक है। काबूल के प्रमुख योगदानों में शामिल कूटनीति। काबूल ने फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय शक्तियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिन्होंने इटली के एकीकरण के प्रयासों का समर्थन किया। सैनिक गठबंधन। उन्होंने फ्रांस के साथ सैनिक गठबंधन के बनाया, जिसका परिणाम स्वरूप 1859 में ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इटली को लोम्बार्डी क्षेत्र प्राप्त हुआ। आर्थिक विकास। काबूल ने पीडमोंट सार्डिनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिससे एकीकरण के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ। अगले गैरिबाल्डी का समर्थन। उन्होंने गैरिबाल्डी के सैन्य अभियानों का समर्थन किया, जिन्होंने दक्षिणी इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली का एकीकरण। 1861 में विक्टर एमानुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया, जिससे इटली का एकीकरण हुआ। काबूल की कूटनीति, राजनीतिक कौशल, दंड संकल्प ने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। इन्हें इटली के एकीकरण का मास्टरमाइंड माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है समाजवाद के परिणामों की विवेचना कीजिए। समाजवाद के कई परिणाम हुए, जिनमें आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक परिवर्तन, स्वतंत्रता संग्राम शामिल थे। इसके अलावा समाजवाद के विश्व युद्धों के जैसे वैश्विक संघर्ष को जन्म दिया। समाजवाद के कुछ मुख्य परिणाम इस प्रकार है। आर्थिक शोषण। उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत दोहन किया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। यूरोपीय शक्तियों ने अपनी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपनिवेशों के साधनों का उपयोग किया, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ। राजनीतिक दमन। राज्यवादी शक्तियां उपनिवेशों पर दमनकारी शासन करती थी, जिसने स्थानीय लोगों को राजनीतिक अधिकारों को वंचित कर दिया जाता था। राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को यूरोपीय शासकों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जिससे स्थानीय शासकों की शक्ति कम हो गई। और सांस्कृतिक परिवर्तन। यूरोपीय संस्कृति भाषा शिक्षा प्रणाली के उपनिवेशों में थोपा गया, जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपरा का दमन हुआ। मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार भी सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। स्वतंत्रता संग्राम। समाजवाद के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उपनिवेशों के राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। इन आंदोलनों का लक्ष्य स्वतंत्रता स्वशासन प्राप्त करना था। उन्होंने अतः कई उपनिवेशों स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक संघर्ष। समाजवाद के कारण विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच स्पष्टता और तनाव बढ़ गया, जिससे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जैसे वैश्विक संघर्ष हुए। कच्चे माल बाजारों तक नियंत्रण के लिए संघर्ष उन युद्धों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बुनियादी ढांचे का विकास। समाजवादियों ने उपनिवेशों में रेलवे, बंदरगाहों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचा का निर्माण किया, लेकिन ये मुख्य रूप से अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए किया गया था, जैसे कि संसाधनों को तेजी से दोहन और परिवहन करना। राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों पर लिखिए। राष्ट्रसंघ, जैसे लीग ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, 1920 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना था। हालांकि ये अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में असफल था, लेकिन इसने महत्वपूर्ण योगदान दिए। राष्ट्रसंघ की प्रमुख उपलब्धियां। छोटे युद्धों को रोकना। राष्ट्रसंघ ने कुछ छोटे युद्धों को रोकने के लिए सफलता हासिल की, जैसे 1921 में स्वीडन और फिनलैंड के बीच आइलैंड द्वीप के समूह के विवाद में मध्यस्थता कराना। शरणार्थी संकटों का समाधान। इसने शरणार्थी की मदद करने, उनके पुनर्वास के लिए काम किया गया, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद। साहित्य में सुधार। राष्ट्रसंघ के साहित्य संबंधित मुद्दों पर भी काम किया गया, जैसे कि विभिन्न महामारी के कारणों का पता लगाना, उसने निपटने के लिए उपाय करना। श्रम मानकों को बढ़ावा देना। इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना की, जो श्रमिकों का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देने के लिए आज भी काम कर रहा है। मानवाधिकार की रक्षा। राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार के तहत उजागर किया, उसके संरक्षण के लिए काम किया। निरस्त्रीकरण का प्रयास। राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए, हालांकि उसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रसंघ के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण। महसूल सीमा विवाद का समाधान। राष्ट्रसंघ तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन के बीच महसूल सीमा विवाद सुलझाने में मदद की। निष्कर्ष किया। राष्ट्रसंघ अपने मुख्य लक्ष्य विश्व शांति की स्थापना को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वास्थ्य, श्रम, मानवाधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण प्रवृत्ति था, जिसने भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक आधार तैयार किया। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति पर लेख, खंड 6 में क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति पर एक लेख लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति 18वीं 19वीं शताब्दी में हुई थी। ये महत्वपूर्ण बदलाव की अवधि थी, जिसने कृषि और हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्थाओं को उद्योग और मशीनी आधारित विनिर्माण में बदल दिया है। यह परिवर्तन तकनीकी प्रगति के प्रेरित है, जिसने बड़े पैमाने पर उत्पादन, शहरीकरण और जीवन स्तर में वृद्धि का जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और प्रसार। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य ग्रेट ब्रिटेन में हुई, फिर यह यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस क्रांति की शुरुआत में कोयला, लोहा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दहन उपयोग बढ़ा। बिजली से चलने वाली मशीनी का आविष्कार हुआ, जिसने हाथ से बने औजारों की जगह ली। तकनीकी प्रगति। औद्योगिक क्रांति के दौरान कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई, जिसमें शामिल है भाप इंजन। जेम्स वाट द्वारा विकसित भाप इंजन परिवर्तन कारखाना चलाने के लिए एक विश्व स्तरीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। कताई बुनाई मशीन। कताई बुनाई के लिए मशीन का आविष्कार के कपड़े के बड़े पैमाने उत्पादन के समूह बनाया। लोहा और इस्पात का उत्पादन। कोयले के उपयोग से लोहा और इस्पात का उत्पादन बढ़ा, जिसका उपयोग मशीनों, औजार, जहाजों और पुलों के निर्माण में किया। परिवहन के नए साधन। भाप इंजन से चलने वाले जहाजों और रेलवे का विकास हुआ, जिससे परिवहन क्रांति आई। सामाजिक आर्थिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। शहरीकरण।
शहरीकरण में काम करने के लिए ग्रामीण इलाकों लोग शहरों की ओर पालना करने लगे, जिससे शहर का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के उदय बना दिया, जिसमें निजी स्वामित्व को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। श्रम वर्ग का उदय। कारखानों में काम करने के वाले मजदूरों की नई श्रेणी का उदय हुआ, जिसने अक्सर कम वेतन, खराब काम करने की स्थिति में का सामना करना पड़ा। जीवन स्तर में सुधार। औद्योगिक क्रांति के जीवन स्तर में सुधार किया, खासकर मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन गरीबी श्रमिकों की चुनौतियों की भी पेश की। सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक औद्योगिक क्रांति कला, साहित्य, मनोरंजन के क्षेत्र में भी बदलाव लाया। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी जुड़े, जिसमें शामिल थे पर्यावरण प्रदूषण। औद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ा। शहरी भीड़भाड़। शहरों में जनसंख्या अत्यधिक जमावड़ा हुआ, जिससे आवास व्यवस्था, अन्य बुनियादी सुविधा की कमी हुई। बाल श्रम। बच्चों को कारखानों को काम करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनके बच्चे और शिक्षा का नुकसान हुआ। निष्कर्ष। औद्योगिक क्रांति एक जटिल बहुआयामी घटना थी, जिससे आधुनिक दुनिया का आकार दिया। यह प्रगति, आर्थिक विकास, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण दौर था, लेकिन इसके साथ सामाजिक पर्यावरण चुनौतियाँ भी थी। इटली और फ्रांस के उदय के मूल्यांकन कीजिए। इटली में फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों में हुआ, जिसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फ्रांसीवादी आंदोलन में संकटों का हल करने का वादा किया, सत्ता शामिल की। फ्रांसीवाद के उदय के प्रमुख कारक। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा, लेकिन युद्ध के बाद उसे वांछित लाभ नहीं मिला, जिससे जनता में असंतोष था। आर्थिक संगठन। युद्ध के बाद इटली बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी बढ़ा गई थी, जिससे जनता में भारी निराशा थी। राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध के बाद इटली राजनीतिक दल कमजोर थे, सरकार अस्थिर थी, जिससे शासन में विश्वास कम हो गया। समाजवादी कम्युनिटी आंदोलन का उदय। इन आंदोलनों की बढ़ती लोकप्रियता के पारंपरिक राजनीतिक अभिजात वर्ग को डरा हुआ दिया, जिन्होंने फांसीवाद का एक विकल्प रूप देखा। मुसोलिनी की कसीमई नेतृत्व। मुसोलिनी ने एक मजबूत और राष्ट्रवादी नेता के रूप में खुद को पेश किया, जिससे निराश जनता को आकर्षित किया। फांसीवादी कार्यकर्ताओं के राजनीतिक विरोधों में डराने और हिंसा का सहारा लेने के लिए ब्लैक शर्ट का इस्तेमाल किया। रोम मार्च। 1922 में फांसीवादियों द्वारा रोम पर मार्च के मुसोलिनी के सत्ता पर आने में मदद की। फांसीवादी का उदय जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई कारण शामिल थे। फांसीवाद में उदय मूल्यांकन निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। सत्ता का कब्जा। फांसीवादियों ने 1922 में रोम पर मार्च करके सत्ता पर कब्जा किया। तानाशाही की स्थापना। मुसोलिनी ने धीरे धीरे लोकतंत्र के समाप्त कर दिया, एक तानाशाही स्थापित की। सेंसरशिप और प्रसार। फांसीवादी शासन ने प्रेस, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने प्रचार के माध्यम से अपनी विचारधारा का प्रयास किया। आर्थिक नीति। फांसीवाद शासन के राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों का निर्माण किया। विदेश नीति। फांसीवादी शासन ने विस्तारवादी विदेश नीति का अनुसरण किया। 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण किया। फांसीवाद का उदय इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज को गहराई प्रभावित किया। एलिगेशन। धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन, जैसे प्रोटेस्टेंट सुधार भी कहा जाता है, 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में शुरू हुआ। एक प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसने कैथोलिक चर्च के
कर्त की सत्ता को चुनौती दी, प्रोटेस्टेंटवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन के कई कारण थे जिसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण शामिल थे। धार्मिक कारक क्या है? धार्मिक कारक पाप मोचन पत्र। कैथोलिक चर्च द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री एक प्रमुख मुद्दा था। इन पत्रों को खरीदने से लोगों को उनके पापों से मुक्ति मिल सकती। ऐसा माना जाता कि इस प्रथा को मार्टिन लूथर और अन्य सुधारों की चुनौती दी, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वरीय कृपा से विपरीत और धन लालसा को बढ़ावा दिया। चर्च में भ्रष्टाचार। 19वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार व्यापक था। पारदी और अन्य चर्च अधिकारी अक्सर अपनी शक्ति, धन का दुरुपयोग करते थे। बाइबल का महत्व। लूथर और अन्य सुधारकों को बाइबल को धार्मिक आविष्कार का मुख्य स्रोत बनाया, जबकि कैथोलिक चर्च परंपरा और पोप के अधिकार का अधिक महत्व देता है। नए धार्मिक विचार का उदय। पुनर्जागरण के दौरान मानवीयवादी विचारों का उदय हुआ, जिसने चर्च अधिकार को चुनौती दी, व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव पर जोर दिया। राजनीतिक कारक। राज्यों का उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य उभर रहे हैं। इन राज्यों को शासकों ने चर्च का प्रभाव कम करने और अपनी शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश की। पोप की सत्ता का विरोध। कुछ शासकों ने पोप की शक्ति का चुनौती दी, अपनी राष्ट्रीय चर्च स्थापित करने की कोशिश की। सामाजिक कारक। शिक्षा का प्रसार। पुनर्जागरण मुद्रालय के आविष्कार के शिक्षा के प्रसार में मदद की, जिससे लोग बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और अपने धार्मिक विचार को विकसित करने में सक्षम हुए। मध्य वर्ग के उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप के मध्य वर्ग के उदय हुआ, जो चर्च में के भ्रष्टाचार और समानती व्यवस्था का असंतुष्ट था। धार्मिक कारक। चर्च की संपत्ति। कैथोलिक चर्च यूरोप की सबसे अमीर संस्था थी। कई शासकों को अन्य लोगों के चर्च संपत्ति का हत्याने की कोशिश की। ब्याजखोरी की प्रतिबंध। कैथोलिक चर्च ने ब्याजखोरी को निषिद्ध माना, जिससे व्यापार और वाणिज्य में बाधा आती थी। प्रोटेस्टेंट सुधार को ब्याजखोरी का अस्वीकार किया, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। धर्म सुधार आंदोलन के कई इन कारणों के मिलकर शक्तिशाली आंदोलन का जन्म दिया, जिसने यूरोप धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। बिस्मार्क की रक्त लोहे की नीति का मूल्यांकन। बिस्मार्क की रक्त लोहे की नीति का मूल्यांकन कीजिए। बिस्मार्क की रक्त लोहे की नीति, जिसने 1862 में एएसए की संसद में अपने भाषण व्यक्त किया। तात्पर्य यह है कि जर्मनी के एकीकरण सैन्य बल, औद्योगिक शक्ति के माध्यम से ही संभव है। इनकी भाषणों का प्रस्ताव से इस नीति का मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से किया जा सकता है। सकारात्मक मूल्यांकन। सकारात्मक मूल्यांकन है जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई, जो प्रेशिया के नेतृत्व में हुआ। यह बिस्मार्क की दूरदर्शिता और सैन्य शक्ति के उपयोग का परिणाम था। एशिया की शक्ति का विस्तार। बिस्मार्क ने प्रेशिया की सैन्य शक्ति की मजबूत किया और उससे एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बनाना सफल प्राप्त की। कूटनीतिक कौशल। बिस्मार्क एक कूटनीतिक भी थे, जिन्होंने विभिन्न यूरोपीय शक्ति के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की, जर्मनी के हितों की रक्षा की। आर्थिक विकास। बिस्मार्क ने जर्मनी के औद्योगिक को बढ़ावा दिया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। नकारात्मक मूल्यांकन। सैन्यवाद को बढ़ावा। रक्त और लोहे की नीति का सैन्यवाद को बढ़ावा दिया है। यूरोप में तनाव बढ़ा। तानाशाही। बिस्मार्क ने मजबूत केंद्रीय सरकार स्थापना की, लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर किया, जिससे तानाशाही शासन को बढ़ावा मिला। अन्य देशों के साथ संबंध। बिस्मार्क ने की नीतियों के अन्य यूरोपीय देशों के साथ तनाव पैदा किया, जर्मनी को अलग अलग कर दिया। राष्ट्रवाद। बिस्मार्क ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के जैसे विनाशकारी युद्धों का मार्ग प्रशस्त किया।
निष्कर्ष बिस्मार्क की रक्त लोहे की नीति जर्मनी एकीकरण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसने यूरोप में तनाव और युद्ध को भी बढ़ावा दिया। इस नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम थे और इसका मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया था। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।